दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति बदल चुकी है, भारत की सियासत बदल रही है। भारत में राजनीतिक घटनाक्रम इस देश के चुनाव के साथ तमाम नियम कायदों को बदल चुके हैं। राजनीतिक तौर पर अक्सर यह सुना जाता था, हर कालखंड में कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन विपक्ष अक्सर इस बात का खुले तौर पर जिक्र करता था, सत्ता में आएंगे तो आपके खिलाफ व्हाइट पेपर ले आएंगे, सत्ता में आएंगे तो उसके बाद आपको छोड़ेंगे नहीं। राजनीतिक तौर पर आपने जो भी काम किया उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सत्ता में आने के बाद इस देश की जनता के सामने रख देंगे। और यह स्थिति हर काल में रही है, हर प्रधानमंत्री के वक्त रही है। लेकिन जब नियम बदल गए, सियासत के तौर तरीके बदल गए, तो इस दौर में सत्ता ही विपक्ष को कहने लगी है, हमें अगर सत्ता से उखाड़ने की अगर आपने सोची भी है तो अब आपको बख्शेंगे नहीं। राजनीतिक तौर पर यह पहला नियम है जब सत्ता विपक्ष को डरा रही है और सामने चुनाव खड़ा है। 50 दिनों से भी कम का वक्त बचा है जब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन लेकर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इस दौर में सत्ता की घबराहट कैसी हो सकती है और विपक्ष के भीतर कितनी मोटी मोटी लकीरें दरारी के तौर पर इस दौर में उभरने लगी है, सब कुछ हर किसी के सामने है। और ऐसे में अगर सत्ता एक एक करके खुला ऑफर या खुली डील या राजनीतिक सियासत को साधने के लिए अपने अनुकूल इस दौर में कोई नई परिभाषा गढ़ने लगी हो सकता है आप हैरान हो जाएंगे। राजनीतिक तौर पर ऐसा सत्ता और विपक्ष के भीतर कभी होता नहीं है। दो वजह हो सकती है जिन बातों का जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं। पहली तो यह, विपक्ष के भीतर यह महसूस होने लगा हो कि दरअसल अब सत्ता में आ नहीं पाएंगे, और सत्ता में आएंगे नहीं तो फिर ऐसे में सत्ता से टकराएं क्यों। और दूसरी तरफ सत्ता के भीतर यह भी अनुभव हो सकता है कि पता नहीं इस दौर में जनता अपना वोट किसे दे डाले आखिरी मौके पर, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता ही सत्ता के खिलाफ वोट देती हुई नजर आने लगे, यानी विपक्ष कोई मायने ना रखता हो लेकिन विपक्ष चुनाव जीत जाए। ऐसे में सत्ता की मुट्ठी में इस दौर में हर वो ताकतवर संस्थान है, हर वो ताकतवर परिस्थितियां हैं जिसको डिगा पाने की स्थिति में विपक्ष नहीं है। और यही वो वजह है कि विपक्ष अगर एकजुट होता है तो सत्ता के लिए यह खतरे की घंटी कोई आज से नहीं है। यह बीते 2 वर्षों से लगातार चल रहा है कि विपक्ष को एकजुट होने नहीं देना है। और यह भी हर किसी को इस देश में पता है, जो सत्ता में रहता है वो करप्ट हो ही जाता है। जो सत्ता में रहता है उसके पीछे इतनी पूंजी लगी होती है कि सत्ता में आने के बाद और सत्ता से निकलने के बाद दोनों स्थितियों में उस अर्थशास्त्र को ही उसे संभालना पड़ता है। चलिए इस चक्रव्यूह के भीतर आपको और नहीं घुमाते हैं, एक एक करके परिस्थितियों को अब जरा समझने की शुरुआत कर लीजिए। क्योंकि राजनीतिक तौर पर विपक्ष के 4 बड़े पिलर, उसमें सबसे बड़े पिलर के तौर पर नीतीश कुमार थे, वो डिग चुके हैं। दूसरे पिलर के तौर पर ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी है। इस थी और है के बीच में उनके सामने भी खुला ऑफर इस दौर में है। तीसरे नंबर पर इस दौर के भीतर जो खड़े हैं उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उसके बाद अगली कड़ी के तौर पर महाराष्ट्र में शरद पवार, जिनके भतीजे से लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रही है और वह खुद कोऑपरेटिव घोटाले में फंसे हुए हैं, जिसका जिक्र सीबीआई और ईडी दोनों कई मौकों पर कर चुकी है। और सरकार भी बार बार इशारा करती है कि बताइए फाइल कब खोली जाए। और उसके बाद बिहार के कल तक रहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। राजनीतिक तौर पर सोरेन ने ताकत दिखा दी, इसलिए ताकत दिखा दी क्योंकि वह जानते हैं कि वह आदिवासी समुदाय से आते हैं और आदिवासी समुदाय के वोट उनके खिलाफ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पिता शिबू सोरेन का महत्व झारखंड के भीतर न सिर्फ राजनीतिक तौर पर है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भी है। तो शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन
डावाडोल नहीं हुए और आदिवासी समुदाय भारत के भीतर में अभी भी एकजुट है और राजनीतिक तौर पर प्रताड़ना किसी आदिवासी को दी गई, यह सोचकर आदिवासी समुदाय के भीतर अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में करंट की तरह बात चलती चली जाती है। तो दो बातें सामने आ गई। पहली, नीतीश कुमार ढहढहाकर गिर गए, जिसका जिक्र हर किसी ने कर दिया। हेमंत सोरेन खड़े हो गए, जिसका जिक्र अब खुले तौर पर हो रहा है और राज्यपाल को भी झुकना पड़ा जब आज उन्होंने हेमंत सोरेन के बदले जो चंपई सोरेन हैं उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। सोमवार तक वह शपथ ग्रहण के बाद अब वहां पर अपने बहुमत को भी साबित कर देंगे और उसके बाद वो सरकार चलती रहेगी। अब अगला सवाल है, इस दौर में बाकी जो चार पिलर जिनका हमने जिक्र किया, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, केजरीवाल और शरद पवार, क्या इनके सामने भी कोई ऑफर है? क्या इनको लेकर भी कोई डील है? या इनके इर्द गिर्द का जो शिकंजा है वो इतना कड़ा कसा जा चुका है कि राजनीतिक तौर पर ऑफर को ठुकराने का मतलब जेल यात्रा है? और जेल यात्रा इसलिए है क्योंकि इस दौर में जो करप्शन के चार्जेस सीबीआई और ईडी के फाइलों में कैद हैं और वो फाइलें कहीं दूसरी जगह नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी नाम के साथ जब सौंपी जा चुकी है, तो ऐसे में सत्ता के सामने जैसे ही डर आएगा कि वह हार नहीं जाए, तो ऐसे में वो सौदेबाजी करेगी और उसी शक्ल में करेगी जहां पर हो अगर आपने सोचा भी तो आपको जेल में डाल देंगे। कोई भी कह सकता है ममता बनर्जी को जेल में कौन डाल सकता है, लेकिन ममता बनर्जी के तीखे स्वर के पीछे का संवाद क्या है? क्या वाकई दिल्ली से जो डील थी वह हो चली है और उन्हें डर अपने 1.5 दर्जन विधायक और सांसद और मंत्रियों भर का नहीं है, बल्कि उनके अपने घर में भी मुश्किल हालात हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2 बड़े मामले सबूतों के साथ ईडी के फाइल में कैद हैं। उसमें एक खनन का मामला है, एक नियुक्तियों का मामला है। तो क्या डील इस हद तक जा चुकी है कि आपको किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करना है? और ढाल के तौर पर अगर समझौता नहीं करना है तो फिर लेफ्ट को क्यों नहीं साथ खड़ा कर देते हैं? और हुआ भी यही, या उसी दिशा में यह डील चली गई। लेफ्ट के साथ कांग्रेस खड़ी है जो पिछले चुनाव में भी खड़ी थी, और बंगाल के भीतर अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो फिर बीजेपी दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह अगर स्थापित हो चली है तो इस बार उसे 20 सीट पाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी जब यह कहती हैं कि 2 से ज्यादा सीट नहीं, और अब वो यह भी कहने लगी कि कांग्रेस 40 सीट भी जीत नहीं पाएगी, तो मैसेज बहुत साफ है। राजनीतिक तौर पर जिस इंडिया गठबंधन या जिस विपक्ष की एकजुटता को लेकर जो सवाल लगातार 1 बरस से खड़े किए जा रहे थे, अब उस पिलर को ढहाने के लिए ममता बनर्जी तैयार है। तो क्या यह मान लिया जाए कि ममता बनर्जी ने दरअसल इंडिया को धोखा दे दिया या कांग्रेस को धोखा दे दिया? इसके भी 2 अलग अलग प्रतिबिंब हैं। पहला प्रतिबिंब यह है कि हां, लगता है कि धोखा दे दिया, और दूसरा प्रतिबिंब यह है कि लगता है कि जब सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे तो सत्ता से आमने सामने टकराने की जरूरत क्या है? यानी राजनीति अपनी साधनी है तो पश्चिम बंगाल में साधिए, और अपनी राजनीति को साधने के लिए कांग्रेस के वोट बैंक को अपने साथ ले लीजिए। यानी उस वोट बैंक के सामने एक चुनौती तो होगी, वह किसे वोट दे? वो बीजेपी को तो देगा नहीं, तो ममता बनर्जी को दे दे, और दूसरी तरफ अपने कुनबे को भी बचा लीजिए। यानी जो अपराधों की फहरिस्त इस दौर में दिल्ली लगातार जोड़ती चली जा रही है और सीबीआई और ईडी अपने तौर पर फाइलों को समेटे हुए है, तो क्यों नहीं समझौता हो जाए? इसीलिए ममता बनर्जी के तेवर एक झटके में तीखे हो गए, और आज खास तौर से तीखे हो गए जब उन्होंने कहा पता नहीं ये 40 सीट भी जीत पाएंगी या नहीं, या फिर कांग्रेस अहंकार के साथ चलती है। इन बातों का जिक्र आज ही क्यों हो रहा है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बंगाल से निकलकर झारखंड में जा रही है। झारखंड के पाकुड़ में पहुंचेगी। यह संथाल परगना का इलाका है, यह आदिवासी इलाका है, और इस आदिवासी इलाके में नई चुनी हुई सरकार चंपई सोरेन अगर ऐलान करते हैं हम इस न्याय यात्रा के साथ चलेंगे, भारत जोड़ो यात्रा के साथ हम खड़े हैं, तो पहला मैसेज साफ तौर पर है कि पश्चिम बंगाल अब इंडिया गठबंधन से बाहर है।
पहला संदेश बहुत साफ है, समझौता अब पश्चिम बंगाल में सीटों का कांग्रेस, लेफ्ट और ममता बनर्जी के बीच असंभव ही नहीं, नामुमकिन हो गया है और उस पर मुहर लग गई है कि यह दरवाजा बंद है। और दूसरी तरफ आदिवासियों के बीच से खड़े हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आदिवासियों के वोट के सहारे खड़ी है, और उसमें अगर कांग्रेस का तड़का लग जाता है तो राजनीतिक तौर पर जीत तय है। उनको झुकाना चाहा, वो नहीं झुके, बात आगे बढ़ गई। क्योंकि अगली बात बिहार में आकर टिकी। नीतीश कुमार तो फिसल गए, लेकिन क्या तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि परिवार का कोई सदस्य जेल ना जाए? तो क्या उनके सामने भी यही ऑफर है? एक तरफ वो खामोशी के साथ जेल ना जाने की परिस्थितियों में खड़े हों और दूसरी तरफ कांग्रेस को बिहार में ज्यादा सीट कतई नहीं दे। यानी इस दौर में कांग्रेस मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर इस देश में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर बढ़ने लगती है या खड़ी होने लगती है, तो सवाल बिहार का नहीं है, सवाल तो उन 199 सीटों का है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती है। और अगर गठबंधन शासित राज्यों में कांग्रेस को महत्व अगर इंडिया के सहयोगी देने लगेंगे, तो फिर उसका अपना मनोबल बड़ा होगा और जनता के बीच मैसेज चला जाएगा कि हां, इस देश में बीजेपी से कांग्रेस टकरा सकती है। इसी मैसेज को नहीं देने देना है और इसी के दायरे में तेजस्वी यादव भी आते हैं और इसी के दायरे में अखिलेश यादव भी आते हैं। अखिलेश यादव की खामोशी या अखिलेश यादव का सीटों का ऐलान को लेकर पग पग आगे बढ़ना, यह राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी के अनुकूल है। लेकिन राजनीतिक तौर पर 2024 के चुनाव के मद्देनजर जब कांग्रेस निकल पड़ी है सड़क को चलते हुए अपनी राजनीति को साधने के लिए, उस वक्त कांग्रेस एक छोटे भाई की तर्ज पर अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में देखे, तो तेजस्वी यादव को भी ऑफर है कि आप भी उस ऑफर को समझिए, आप भी उसे छोटे भाई के तर्ज पर ही लीजिए, ज्यादा सीट मत दीजिए, क्योंकि यह नैरेटिव बीजेपी के लिए हानिकारक है। तो क्या दूसरा समझौता तेजस्वी यादव के साथ या डरा धमकाकर ऐसी परिस्थिति जो खड़ी की गई है, हालांकि आरजेडी की राजनीति बीजेपी के समर्थन खड़ी हो ही नहीं सकती है जिस तरीके से ममता बनर्जी जा सकती है। लेकिन सवाल है कि 2024 के चुनाव की गले की फांस दिल्ली की सत्ता के लिए ना बने, तो उसे अपनी डील तो करनी है, वो राजनीतिक तौर पर हो, वो चाहे तमाम नियम कायदे बदलने के तौर पर हो। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा परिस्थिति अनुकूल दिल्ली का मसला है, जहां पर केजरीवाल है। केजरीवाल और कांग्रेस के बीच समझौता पंजाब में नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, इसका जिक्र हर कोई कर चुका है। क्योंकि पंजाब के भीतर विपक्ष के तौर पर बीजेपी इतनी मजबूत ताकत है नहीं, अकालियों के पास वो ताकत बची नहीं। अकाली और बीजेपी अगर साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही सत्ता और विपक्ष की भूमिका में है, तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो ऐसे में किसी तीसरे राजनीतिक दल यानी बीजेपी और अकाली को वो जगह दे देंगे। यह तो बात वहीं तक समझ में आती है, लेकिन सवाल तो दिल्ली की 7 सीटों का है। हालांकि इस दौर में केजरीवाल ने ऐलान कर दिया वो अपने बूते हरियाणा में लड़ेंगे, अपने बूते उत्तराखंड में लड़ेंगे, अपने बूते गुजरात में लड़ेंगे, लेकिन सवाल तो पंजाब और दिल्ली का, और उसमें भी खास तौर पर दिल्ली के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही और इस दौर में कांग्रेस खुद को प्रमुख पार्टी के तौर पर लगातार आगे बढ़ा रही है और माना भी गया कि दिल्ली की 7 सीटों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता हो गया। 4 सीट पर कांग्रेस, 3 सीट पर केजरीवाल लड़ेंगे। यह माना गया और इस मानने की प्रक्रिया के भीतर का दूसरा सच यह भी है कि क्या यह समझौता लंबे वक्त तक चलेगा, यानी इसकी उम्र अगले 50 दिनों तक टिकेगी या नहीं टिकेगी। केजरीवाल से सौदा बड़ा साफ और सीधा है। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के साथ खड़े होकर दिल्ली में आप कांग्रेस को जीतने मत दीजिए। आपकी अपनी राजनीति कांग्रेस के वोट बैंक को आपके साथ लाने की रही है।
हालांकि इस दौर में बीजेपी का वोट बैंक और केजरीवाल का वोट बैंक आपस में टकराता हुआ और एक साथ खड़ा होता हुआ दिखाई भी देता है। लेकिन दिल्ली का समझौता क्या आखिरी वक्त में टूट जाएगा? अन्यथा ईडी तो फाइल लेकर खड़ी है, पांचवा नोटिस भेज चुकी है और इस पांचवें नोटिस के जरिए यह मैसेज बहुत साफ है कि आप भी जेल में होंगे और आपके जो तमाम कद्दावर नेता हैं, जब वह जेल में है और परसेप्शन यही बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने शराब नीति के मद्देनजर गड़बड़ी तो की है और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस भी आप पर भरोसा उस रूप में करती नहीं है, तो फिर आप कांग्रेस पे भरोसा क्यों करते हैं? ऑफर और डील बहुत साफ है। दिल्ली की 7 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होना चाहिए, वहां समझौता होना नहीं चाहिए। तो यह तो अभी वक्त की बात है, क्योंकि धीरे धीरे अगर दिल्ली की सियासत को आप समझें तो दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का भी दिल्ली आकर केजरीवाल के साथ मैदान में कूद जाना, यह सिर्फ चंडीगढ़ का खेल भर नहीं है। राजनीतिक तौर पर दिल्ली में बीजेपी के विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ही हैं, यह कांग्रेस से बड़े कद के नेता के तौर पर है, यह भी दिखाने बताने की लड़ाई शुरू हो चली है। तो क्या आपस में कोई तालमेल है? राजनीतिक तौर पर क्या यह ऑफर इस बात की दिशा में ले जाता है कि कौन किसे किस मौके पर कैसे खड़ा करेगा और 2024 के चुनाव जब पूरे तरीके से बीजेपी जीत जाएगी तो उसके बाद की सियासत उसके बाद समझेंगे, लेकिन अभी या तो जेल चले जाइए या फिर आप हमारी रणनीति के सहारे खड़े हो जाइए, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। क्या यह बात तो नहीं है? कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर फुसफुसाहट तेज हो चली है। कहीं केजरीवाल और बीजेपी यह खेल आपस में मिला जुला खेल कर कांग्रेस की पूरी राजनीतिक जमीन को खत्म करने की दिशा में तो नहीं बढ़ रहे हैं। यह चिंतन कांग्रेस के भीतर है। लेकिन चौथे प्लेयर के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति भी बड़ी रोचक है। वहां पर शिवसेना से सब कुछ छीना जा चुका है। अब सवाल शरद पवार का है। शरद पवार की पॉलिटिकल पार्टी का नाम एनसीपी, उनके चुनाव चिन्ह घड़ी, इसे भी छीनना है, क्योंकि वोटर सामान्य तौर पर चुनाव चिन्ह को पहचानता है, जो कम से कम 10 बरस उसके जहन में बसाने में लगते हैं। लेकिन उसके बाद कोई पुराना नेता नई पार्टी के साथ और नए चुनाव चिन्ह के साथ आ जाए तो लगता है जैसे वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। और यही स्थिति और यही प्रयोग राजनीतिक तौर पर एनसीपी को लेकर महाराष्ट्र में होना है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी इस वक्त शरद पवार के भतीजे रोहित पवार से कल ही 8 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की और लगातार इस बात का जिक्र सुप्रिया सुले, जो शरद पवार जी की बेटी है, वो कहती भी है कि राजनीतिक तौर पर हम झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल राजनीतिक तौर पर यहां झुकने का नहीं है, यहां पर तो जो फैसला आने वाला है उस फैसले को मानने का है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ा दी है, वो फैसला आ जाना चाहिए था 31 जनवरी तक ही, जो कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह और पार्टी अजीत पवार की है या शरद पवार की है, इसको लेकर फैसला होना था। यहां पर अजीत पवार की जीत हो और शरद पवार के हाथ में कुछ ना बचे, सियासत का यह रंग सत्ता की सहमति के साथ हो सकता है और यह ऑफर और डील के दिशा में आ सकता है। यह भी शायद मौजूदा राजनीति का एक अटूट सत्य बन गया है। राजनीतिक तौर पर वाकई ऐसा इससे पहले कभी नहीं होता था। यानी राजनीति कभी इस दिशा में नहीं गई कि वो विपक्ष को कहे कि आप हमारे को सत्ता में बनाए रखने के लिए या हमारे सत्ता में बने रहेंगे, इसके लिए ये हमारी रणनीति है, ये हमारे कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत आपको चलना है। सामान्य तौर पर तो वही नियम था, जहां विपक्ष कहता था एक बार सत्ता में आ गए तो उसके बाद आपका कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने रख देंगे कि आपने क्या क्या गड़बड़ी की, किस तरीके से इस देश के भीतर में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गड़बड़ी की। हुआ तो यह भी बता देंगे कि ईवीएम कैसे चलती थी और इस देश की तमाम नीतियां, चाहे वो पब्लिक सेक्टर को बेचना हो, चाहे इकोनॉमी डामाडोल हो, चाहे इस देश के सोशल फैब्रिक्स तोड़े जा चुके हों, चाहे इस देश में फेडरलिज्म गायब कर दिया गया हो, चाहे स्टेट को पैसा ना देने की स्थिति में राज्य दर राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हो और आप खुद भी कर्ज में डूबे हुए किस तरीके से हो, यानी एक डिरेल्ड इकोनॉमी का पूरा चेहरा भी एक व्हाइट पेपर की शक्ल में ले आएंगे देश के सामने अगर चुनाव जीत गए तो। लेकिन
यहां तो खेल उल्टा है। यहां तो सत्ता ही डील कर रही है और ऑफर कर रही है, या तो आप हमारी रणनीति के साथ खड़े हो जाइए, अन्यथा आप जेल में जाने को तैयार हो जाइए। ठुकराइएगा तो जेल में आपको डाल दिया जाएगा। अब यहां पर आखिर के दो तीन बड़े सवाल हैं। इस दौर में क्या वाकई सत्ता को यह लगने लगा है कि वो हार सकती है? और अगर ऐसा लगने लगा है और वो डील की दिशा में बढ़ चुकी है, तो क्या विपक्ष को वाकई यह लग चुका है कि कुछ भी हो जाए वो चुनाव जीतेगी नहीं? राजनीतिक तौर पर 2024 का चुनाव शायद इसी मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि विपक्ष अगर यह मान चुकी है कि यह चुनाव जीत चुकी है बीजेपी, और इस चुनाव का मतलब सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन को बचा लेना भर है, तो ऐसे में भूल जाइए कि इंडिया नाम की कोई चीज गठबंधन के तौर पर कभी उभरी भी थी। क्योंकि हर कोई अगर अपने आने वाले वक्त में अपने अनुकूल राजनीति को देख रहा है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जब तक इस देश में बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी अस्त नहीं होते हैं, तब तक उदय किसी भी क्षत्रप का नहीं होगा। तो क्या लड़ाई अभी 2024 की नहीं लड़ी जा रही है? यह लड़ाई क्या 2029 की लड़ाई है? क्या अखिलेश यादव 2027 की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव की लड़ाई अब यहां से शुरू हो गई 2025 को लेकर? क्या शरद पवार आने वाले वक्त में 2024 में विधानसभा चुनाव की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं? राजनीतिक तौर पर यह सारी प्रक्रिया के भीतर एक सवाल बार बार निकल कर आएगा, क्या हर क्षत्रप की अपनी राजनीतिक जमीन 2024 के चुनाव में कहीं फिट बैठती ही नहीं है? और यह मैसेज दिया जा चुका है कि आपकी राजनीतिक जमीन तभी बचेगी जब 2024 का चुनाव आप हार जाएं, या हारने के लिए सत्ता के अनुकूल खड़े हो जाएं, या इस दौर में कांग्रेस का परसेप्शन किसी भी हालत में 55 सीट का भी ना बन पाए, जहां पर वो 10% सीट जीते और विपक्ष का नेता उसका हो जाए। इसीलिए ममता बनर्जी कहती आप 40 भी नहीं जीत पाएंगे। और दूसरी तरफ चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, यहां पे गठबंधन के साथी कहते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सीट दी जा सकती है, 15 दी जा सकती है, उसके बाद नहीं दी जा सकती है। तो गठबंधन के भीतर की गांठ मौजूदा नियम कायदों को सियासी तौर पर अगर बदल चुकी है, तो 2024 के चुनाव का मतलब बचेगा क्या? और राजनीतिक तौर पर सवाल बीजेपी से टकराता हुआ विपक्ष नहीं, बल्कि विपक्ष ही आपस में टकराते हुए 2024 में अपनी ही हार की इबारत कहीं लिख तो नहीं रहा है, अन्यथा जेल तय है। क्या यह स्थिति इस देश में आ चुकी है? मानिए या ना मानिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह परिस्थिति चल पड़ी है। एक एक करके एक एक बात अगले 50 दिनों में आपकी आंखों के सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।